नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 56,541 परीक्षार्थी देंगे वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा। केंद्राधीक्षकों, वीक्षकों, सतर्कता दलों व कोऑर्डिनेटर को दी ट्रेनिंग। पार्टी को मजबूत करने के लिए हुआ मंथन। 26 नवंबर को जयपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की रैली पर भी चर्चा। संविदा कर्मी का दर्जा दिलाने की मांग मुखर। मनरेगा मेट मजदूर महासंघ की बैठक आयोजित। अध्यक्षों को कृषि सहभागिता नियमों को दी जानकारी। हनुमानगढ़ जल उपयोक्ता संघ की बैठक आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से 12 व 13 नवंबर को वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कुल 47 केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तथा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 56,541 परीक्षार्थी नामांकित है। पहले दिन 26,701 जबकि दूसरे दिन 29,840 परीक्षा देंगे। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्राधीक्षकों, वीक्षकों, सतर्कता दलों और कोऑर्डिनेटर को ट्रेनिंग दी गई। एडीएम प्रतिभा देवटिया ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को दिए गए हैं। प्रशासन के स्तर पर केंद्राधीक्षकों, वीक्षकों, सतर्कता दलों व कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा पेपर को सुरक्षित स्थान पर रखवाने का कार्य भी संपन्न करवा लिया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। वीडियोग्राफी के लिए टेंडर की प्रक्रिया की गई है। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। एडीएम ने बताया कि 12 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 39 केंद्रों पर प्रथम पारी में होने वाली परीक्षा के लिए 12,917 परीक्षार्थी नामांकित हैं। दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 42 केंद्रों पर होने वाली दूसरी पारी के लिए 13,784 परीक्षार्थी नामांकित हैं। दूसरे दिन 13 नवंबर को 47 केंद्रों पर पहली पारी के लिए 15,000 जबकि 47 केंद्रों पर ही दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा के लिए 14,840 परीक्षार्थी नामांकित हैं। परीक्षार्थियों को बोर्ड की ओर से जारी प्रवेश पत्र साथ लाना आवश्यक है। इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आईडी कार्ड, वॉल पॉइंट पेन, अपनी फोटो साथ लानी आवश्यक होगी। आज राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वन रक्षक भर्ती आयोजित की जा रही है, जो जिले में 12 व 13 तारीख को प्रत्येक दिन 2-2 पारियों में होगी और सभी चारों पारियों को मिलाकर के 56,000 से ऊपर जो कैंडिडेट हैं वो आए ही हैं जिले में। इसके लिए हमारे प्रशासन के लेवल पे केंद्राधीक्षकों की नियुक्ति, उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम, वीक्षकों की नियुक्ति और सतर्कता दलों की नियुक्ति, कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति, जो संपूर्ण परीक्षा को संपन्न करवाने में मेन कड़ी होते हैं सारे ये जो कार्मिक हैं। इसके अलावा जो पेपर्स होते हैं उनको सुरक्षित स्थान पर रखवाना होता है, ये कार्य भी संपन्न करवा लिया गया है। और इसके अलावा वीडियोग्राफी के जो टेंडर करने होते हैं वो करवा लिए गए। प्रत्येक सेंटर पे वीडियोग्राफर रहेगा और इसके साथ ही जो मेन जो ध्यान देने योग्य बात है विद्यार्थियों के लिए वो ये है कि उनको एग्ज़ाम शुरू होने से 1.5 घंटे पहले प्रत्येक पारी में सेंटर पे पहुंचना है और आधे घंटे पहले उनकी एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। मनरेगा मेट मजदूर महासंघ की बैठक गुरुवार को जंक्शन में अंबेडकर चौक के नजदीक स्थित प्रजापत धर्मशाला में आयोजित हुई। इसमें मनरेगा मेटों व मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा हुई। मनरेगा मेटों को स्थायी करने, उन्हें मोबाइल फोन देने, बकाया भुगतान करने, पूरे साल काम देने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने आदि मुद्दे उठे। इन मांगों को लेकर 17 नवंबर को मनरेगा मेट महासंघ की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बैठक में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगल नायक मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगल नायक ने मेटो को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 में मनरेगा को लागू किया गया था, वहीं 2008 में पूरे देश में मनरेगा लागू की गई। 2008 से मनरेगा मेट अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। वे मनरेगा की मुख्य इकाई हैं, परंतु आज पूरे भारत में मनरेगा मेटो को संविदा कर्मी का दर्जा दिलाने की मांग उठी है। ये मांग राजस्थान से उठकर पूरे भारत में फैलेगी। इस मांग को लेकर राजस्थान के हर जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद मनरेगा मेटो की मांगों को लेकर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होगा। इसके लिए पूरे भारत में संगठन तैयार किया जा रहा है। अखिल भारतीय मनरेगा मेट महासंघ पूरे भारत में तैयार हो गया है। दिल्ली में प्रदर्शन कर सरकार को इस मांग का ज्ञापन सौंपा जाएगा कि पूरे भारत में
मनरेगा मेटों को संविदा कर्मी का दर्जा व पूरे भारत में काम कर रहे मनरेगा श्रमिकों को साल में 200 दिन का रोजगार दिया जाए। सरकार की ओर से एक्ट के मुताबिक दी जाने वाली मद सामग्री मजदूरों को दी जाए। उन्होंने कहा कि इन मांगों के अलावा अन्य प्रमुख मांगों को लेकर राजस्थान के बाद जल्द ही दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी तैयारी हर प्रदेश में हो रही है। हनुमानगढ़ जिले में महासंघ की आगामी बैठक 24 नवंबर को की जाएगी। आज मनरेगा मजदूरों की मेटों की यहाँ बैठक रखी गई, जिसमें मेटों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उस पर चर्चा की गई है। मेटों को मोबाइल देने का सवाल है, मनरेगा मेटों को परमानेंट करने का सवाल है, बकाया भुगतान करने का सवाल है, जो 100 दिन के पूरे साल को काम देने का सवाल है, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का सवाल है। इन तमाम सवालों को लेकर ये बैठक रखी गई और जिसके अंतर्गत अभी चर्चा हमने जो की है उसके अंतर्गत यही है कि अगले वीरवार को पुनः हम सारे मनरेगा मेट इकट्ठा होंगे और एक बड़ी योजना के साथ हम प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। जिला हनुमानगढ़ में मनरेगा मेट मजदूर महासंघ की बैठक हुई। इस बैठक में जो पूरे भारत में जो मनरेगा मेटों की जो समस्या आ रही है, 2005 में मनरेगा को लागू किया गया और 2008 में पूरे भारत में मनरेगा लागू की गई। 2008 से लेकर मनरेगा मेट पद पे काम कर रहे हैं, जो मनरेगा की मेन इकाई होते हैं, परंतु आज पूरे भारत में मनरेगा मेटों को एक संविदा कर्मी का दर्जा दिलाने के लिए एक मांग उठी है और वो मांग एक राजस्थान से उठकर पूरे भारत में फैलेगी और राजस्थान में हर जिले में एक प्रदर्शन किया जाएगा। आज जिला हनुमानगढ़ में जो बैठक हुई है उस बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के हर जिले और उसके बाद में दिल्ली पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। मनरेगा मेटों की मांगों को लेकर ऑल इंडिया में संगठन तैयार किया जा रहा है। अखिल भारतीय मनरेगा मेट महासंघ पूरे भारत में तैयार हो गया है और आगामी जो एक विशाल जो सम्मेलन होगा वो दिल्ली के लिए होगा और सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा कि पूरे भारत में मनरेगा मेटों को संविदा कर्मी का दर्जा और जो श्रमिक जो काम कर रहे हैं पूरे भारत में मनरेगा श्रमिकों को 200 दिन का रोजगार भी दिया जाए और जो मद सामग्री है जो सरकार के द्वारा दी जाती है, एक्ट के मुताबिक दी जाती है, परंतु आज तक मजदूरों को नहीं दी जा रही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बैठक गुरुवार को में हुई। इसमें पार्टी को मजबूत करने पर मंथन किया गया। साथ ही 26 नवंबर को जयपुर में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की रैली पर भी चर्चा की गई। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने बताया कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की केंद्रीय कमेटी की बैठक 29, 30 व 31 अक्टूबर को हुई थी। इसके बाद 2 व 3 नवंबर को जयपुर में राज्य कमेटी की बैठक हुई। इसमें पार्टी की प्रभारी वृंदा करात मौजूद रही थी। इन बैठकों में कुछ निर्णय लिए गए। पहले शुरू करें उससे पहले शोक संदेश में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पोलिट ब्यूरो के मेंबर कॉमरेड कोट्यारी बालकृष्णन, जोड़किया के इंद्र मेघवाल और कॉमरेड हमारे खेत मजदूर के जिला सचिव साथी संदीप बाजीगर, 22 एनडीआर के साथी कॉमरेड विनोद डागला, कॉमरेड हमारे निर्माण के साथी हैं सुरेंद्र, उनके पिताजी, बटरेट ग्रुप की जो दीवार गिरी उससे गिरने से हम एक श्रमिक और जगदम्बा के छबीर की धर्मपत्नी हरबंस सिंह एफसे के साथी उनकी माताजी, कामरेड हरजी वर्मा की चाची और गुजरात के मोरवी में पुल गिरने से सैकड़ों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कैप्टन विकास बाबू, इन तमाम लोगों को हम 2 मिनट के तमाम साथी। वर्मा ने कहा कि इन बैठकों में निर्णय लिया गया है कि देश के वर्तमान हालातों को देखते हुए मार्क्सवादी पार्टी को मजबूत करना होगा, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, ईंधन के भाव में बढ़ोतरी हो रही है, बेरोजगारी भी आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में लगी है। कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेकर आई है। ये शिक्षा नीति आम जनता के खिलाफ है। शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है कि आम आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकेगा, वह डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकेगा। फसल की कीमत तय नहीं की जा रही। कीमत तय है तो इतनी कम है कि मजबूरन किसान को अपनी फसल निजी हाथों में बेचनी पड़ रही है। वर्मा ने बताया कि बैठकों में निर्णय लिए गए इन सभी मुद्दों को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब लोगों के बीच पार्टी की दखल अंदाजी ज्यादा होगी। इन सभी मुद्दों को लेकर मजबूत आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर को राज्य की राजधानी जयपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रस्तावित रैली में अधिकाधिक संख्या में जिले से किसान पहुंचेंगे। 29, 30, 31 को हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई है और 2 और 3 नवंबर को जयपुर के अंदर हमारी राज्य कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें हमारी प्रभारी वृंदा करात पहुंची थी
और कुछ निर्णय लिए। एक तो ये है कि आज के हालात को देखते हुए, जैसे देश के हालात हैं, हमें अपनी पार्टी को ज़्यादा मजबूत करना है और लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के सवाल पर, जैसे आज के वक्त सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ रही है, महंगाई का सवाल है। ईंधन के भाव लगातार जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। रोज़गार का जहाँ तक सवाल है, रोज़गार के सवाल पर बेरोज़गारी आज सबसे जो है अंतिम व्यवस्था पे पहुँची हुई है। भूख के अंदर हमारा दुनिया के अंदर अभी 100 जो हम 16 नंबर पे पहुँच गए, 107 नंबर पे पहुँच गए, 116 देशों में 107 नंबर पे हैं। तो ऐसे जो हालात हैं, पूरी की पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था है उसको केंद्र सरकार चौपट कर रही है, नई शिक्षा नीति लेके आई है जो कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में है और आम जनता के खिलाफ है। शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है, पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है कि आम आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकेगा, डॉक्टर नहीं बन सकेगा, इंजीनियर नहीं बन सकेगा। ऐसे हालात के अंदर शिक्षा के सवाल पे है, महंगाई के सवाल पे है, बेरोज़गारी के सवाल पे है, किसान की फसल का सवाल है, क्योंकि किसान ने 1 साल तक आंदोलन किया था और जो सवाल उन्होंने हमारा 4 मुद्दों के ऊपर समझौता हुआ था, जिसके अंदर बिजली बिल 2020 का था, उसके लिए ये क्या था, इसको हम संसद में नहीं रखेंगे, संसद में लेके आए हैं और वो बिल पास कर रहे हैं, जिसका किसानों पर, आम उपभोक्ता पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। टाउन स्थित व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल में गुरुवार को व्यापार मंडल शिक्षा समिति के तत्वावधान में 27वीं जिला स्तरीय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित करवाए जा रहे टूर्नामेंट में 17 वर्षीय वर्ग में जिले की 11 टीमें जबकि 19 वर्षीय वर्ग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का आयोजन 10 नवंबर से 14 नवंबर तक होगा। दूधिया रोशनी में भी मुकाबले होंगे। विजय कुमार जी बंसल, गोलीचंद जी जलंधरा, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हरिकिशन जी शुक्रिया। हमारे शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत आयोजन को करवाने की हामी भरी। हिंदुस्तान में बास्केटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति धिंगडा व डॉक्टर रेणु सेतिया ने शिरकत की। अतिथियों ने कहा कि देश की बेटियां आज किसी से कम नहीं। शिक्षा, खेल, राजनीति, विज्ञान, कंप्यूटर सहित सभी क्षेत्रों में अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने समाज के सुंदर निर्माण के लिए बेटियों की शिक्षा को विशेष महत्व देने की जरूरत पर जोर देते हुए बेटियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने की बात कही। व्यापार मंडल शिक्षा समिति की ओर से वीएम पब्लिक स्कूल की प्रांगण में आज जो जिला स्तरीय बास्केटबॉल का शुभारंभ हुआ है, इसमें 19 वर्ग और 17 वर्ग में 2 टीमें भाग ले रही हैं। 17 वर्ग में हमारे 11 टीमें हैं जिले की और 19 वर्ग में जो 7 टीमें हैं जिले की, ये भाग ले रही हैं। ये हमारी 27वीं जिला बनने के बाद 27वीं जिला प्रतियोगिता है, जो कि डीओ जी के आदेशानुसार यहाँ पर हमने आरंभ की है। व्यापार मंडल शिक्षण संस्थान में बास्केटबॉल प्रतियोगिता विभाग द्वारा आयोजित 10 से लेकर के 14 तारीख तक, 14-11 तक यहाँ आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में अंडर 17 छात्रा वर्ग में 11 टीमों ने भाग ले रही है और अंडर 19 में 6 टीमें इस प्रतियोगिता में अभी तक आई है, जिनकी हमारे इस विद्यालय में एंट्री हुई है। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए व्यापार मंडल शिक्षा समिति के पदाधिकारी, तीनों विंगों के प्रिंसिपल और विशेष तौर पर जो मुख्य सहयोग रहा है इस प्रतियोगिता को सफल आयोजन के लिए विकास जी अग्रवाल, श्याम जी पांडे, जिनकी कड़ी मेहनत के कारण इस प्रकार की प्रतियोगिता एक शानदार, जो इसमें इतनी टीमें भाग ले रही है और उसके बाद में भी यहाँ 12 तारीख को वनपाल संरक्षक का पेपर है, इसलिए इस प्रतियोगिता को हर संभव 2 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मैच करवाने का प्रयास करेंगे और शाम को
फ्लड लाइट के अंदर, लाइटों के अंदर, दूधिया रोशनी के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा। और मैं आए हुए सभी इस टीम प्रभारी और रेफरियों को मैं इस प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। हनुमानगढ़ जल उपयोक्ता संघ की बैठक गुरुवार को सिंचाई विभाग कार्यालय के सभागार में भाखड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन मनप्रीत सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई प्रस्ताव लिए गए। जल उपयोक्ता संघ प्रदेशाध्यक्ष ब्रिजमोहन मूण ने बताया कि कृषि सहभागिता नियम 2000 व 2002 बने हुए हैं। इन नियमों में लिखा हुआ है कि नहर से जो पानी निकलता है उसके बाद सारी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी जल उपयोक्ता संघ की है। डिमांड करी फिर करो अब एक परसों में करता पड़े छोड़े नहीं तो एक तक में शिकायत करने पाए एक पर ज़्यादा डिस्करेज कम एक साइड में पूरी करने के 20-30 का काम लगा रहा है एक साइड में ज़्यादा डिस्करेज है अगर मैं कम होते हमारा वो साल का तब देख पानी चाहिए एक आदमी चेयरमैन वो विश्वास से प्रस्ताव नहीं दिया तो सारे जान आगे दवा मूल बनाई चाहे पानी आ जाएगा चाहे छोड़ देगा तो लिख पड़ेगा काम करने लगा तो भी पानी को बाद में नहीं तो छुड़ा दे मेरे को नहीं छोड़ो जावे जी को नहीं चल सकते। आज हनुमानगढ़ जल उपभोक्ता संघ की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर प्रस्ताव लिए गए कि जो कृषि सहभागिता नियम 2000 व 2002 बने हुए हैं उनके अंदर पूर्णतः ये लिखा है कि नहर से जो पानी निकलता है तो उसके बाद में टोटल व्यवस्था जो है जल उपभोक्ता संघ के करने की जिम्मेवारी है। खाड़ा हो, नाका हो, बारी हो, तो उसके लिए सभी को समझाया गया और खाड़ा, नाका व बारी का नियमानुसार तरीके से सभी अध्यक्ष जो है उनको सही तरीके से लागू कराएं और नियमानुसार अपना कार्य करें। उसमें अगर कोई किसी कार्य का व्यवधान है तो उसको एक्शन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अध्यक्ष के खिलाफ वितरिका अध्यक्ष के पास जा सकता है और वितरिका अध्यक्ष से भी अगर किसी कोई संतुष्ट नहीं होता है तो वो प्रोजेक्ट चेयरमैन के पास जा सकते हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। महिला पुलिस थाना में दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की गुहार लेकर पीड़िता शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी के पास पहुंची। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने कहा कि पीड़िता कई बार महिला पुलिस थाना के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मामले में उचित व निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग एएसपी से की। जी, मेरे को मेरी बुआ के लड़के ने और उसके दोस्त ने मिलकर सेल आउट किया है और इसमें मेरी बुआ और उनकी फैमिली सारी इन्वॉल्व है। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ गलत भी किया है। मेरे को अभी तक 4 महीने हो गए मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। मैं कभी एसपी ऑफिस के चक्कर निकालती हूँ, कभी महिला थाने के अंदर जाती हूँ, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मैं लास्ट टाइम भी एसपी सर से मिल के गई थी, उन्होंने ही बोला इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और जब मैं थाने फ़ोन करती हूँ तब भी कोई जवाब नहीं देते, वो ऐसे बोल के टाल दिया जाता है। और मेरे को जस्टिस चाहिए, मेरे को सेल आउट किया, मेरी भी इज्जत है।
ये 1 साल पहले की घटना है। उसके बाद मेरे को मेरी फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, मेरे को मेरी फैमिली से दूर रखा गया। मैं 1 साल तक मेरी फैमिली से दूर रही। अब मैं 4 महीने हो गए अपनी फैमिली के अंदर हूँ, लेकिन अभी भी मेरा मतलब टचअप इतनी अच्छी तरीके से नहीं है मेरी फैमिली में। लेकिन मैं मेरे मामले पे जस्टिस चाहती हूँ। और मुझे ये जो प्रकरण अब से करीबन 1.5 पौने 2 माह पहले हुआ, FIR दर्ज हुई थी इसकी। प्रकरण तो लगभग 1 साल 1.5 साल पुराना है। तो अभी हमसे संपर्क हुआ, इस तरह से इनकी जो व्यथा थी इन्हें पुलिस प्रशासन को बताई गई। पुलिस प्रशासन ने इसमें करीबन पौने 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की। इस बच्ची ने कई जगह चक्कर लगाए, तो महिला थाने में संपर्क किया, SP साहब से संपर्क किया, पर किसी ने भी कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जबकि इसको चक्कर कटवाने का कार्यक्रम निरंतर जारी रहा है प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से। अब इन लोगों ने हमारे लोगों से संपर्क किया, तो आज हम इसके न्याय दिलवाने के लिए कि बच्ची को न्याय मिले, बार बार चक्कर न कटवाए जाए, जो इसके साथ अपराध हुआ है उस अपराध का इसको न्याय मिले और इसकी पीड़ा जो है प्रशासन सुने। नहीं करेंगे तो कुछ आगे सख्त रवैया अपनाएंगे, कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अगर मान लो आप न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं करते हैं तो जो पब्लिक आक्रोश होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। राजीविका परियोजना के क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से कार्यरत RPRP की विभिन्न मांगों के समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। हमारा पीछे मार्च के अंदर भी आंदोलन रहा था स्थानांतरण से रिलेटिव कि हमें स्थायी किया जाए, लेकिन अभी कुछ पोस्ट है जिस पे उनको स्थायी किया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई गई। हमने काफ़ी पॉइंट रखे थे, लेकिन एक भी पॉइंट पर गंभीरता से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ सुविधा जो है हमें भी प्रदान की जाए। धन्यवाद। हमने ज्ञापन अभी जो कलेक्टर महोदय जी को दिया है, ये ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि अभी जो ये राजस्थान कैंट्रेचुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंदर हमारे कुछ साथीगणों को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन हम लोग वर्ष 2015 से RPRP पद पे राजीविका के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और नियमित सेवाओं के दौरान हमने आज तक हम यहाँ पे हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर 34 RPRP और पूरे राजस्थान के अंदर 840 RPRP कार्यरत हैं। हमने मार्च 2022 के अंदर भी हड़ताल किया था, लेकिन उसके बाद हमें ये आश्वासन मिला था कि आपकी फ़ाइल चल रही है और जैसे ही फाइल का जो भी प्रत्युत्तर हमें मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आज तक ना तो हमें कोई प्रत्युत्तर बताया गया है और हमारे प्रति कुछ भी इसके अंदर कोई भी नया कुछ कार्य नहीं किया गया है। अतः हम सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय जी से यही निवेदन करते हैं कि हम लोगों ने गरीब को गणेश मानते हुए हर गांव के अंदर ये सेवा की है और अब हम भी यही चाहते हैं कि हमारे लिए भी आप कुछ इस राजस्थान कैंट्रेचुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत हमें भी शामिल करें और हमें भी इस योजना का लाभ मिले। हमें जो नियमितीकरण किया जा रहा है उसके अंदर हमें भी सम्मिलित किया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।